ओके, सो नेम लिखो चैप्टर का, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस डिटेल में जाने से पहले हम क्लास 11th में फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, मेजरली हम मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है। बहुत बड़ी ब्रांच है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। सो मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स में कौन कौन सी सब ब्रांचेस होती है, ये सब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। सबको वही सारी है मेरी क्लियरली? यस सर। सो मैकेनिक्स क्या होता है देखो, देखो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम रेस्ट और मोशन को, कोई भी पार्टिकल रेस्ट में या मोशन में, उसको स्टडी करते हैं। समझ में आया? उस मोशन का कोज क्या है वो स्टडी करते हैं, मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह का मोशन हो रहा है। समझ में आया? जैसे अलग अलग टाइप के मोशन आपने पढ़े हुए हैं, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना, सिंपल हार्मोनिक टू एंड ऑक्सीलेशन वाला मोशन, रोटेशनल मोशन, अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं ना। तो इन सब की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। समझ में आया क्या? तो लिख लेते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about rest and motion of object is known as mechanics। समझ में आया? अब जो ये मैकेनिक्स होती है इसमें भी अलग अलग सब ब्रांचेस होती है। फर्स्ट ब्रांच है स्टैटिक्स एंड नेक्स्ट इज डायनेमिक्स, ठीक है। अभी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है? अगर मैकेनिक्स में देखो हम, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, रेस्ट एंड मोशन दोनों को डील करते हैं। समझ में आया क्या? पहले समझ लो फिर लिखना एक साथ। रेस्ट एंड मोशन दोनों को डील करते हैं, ठीक है। सो अगर हम रेस्ट को डील कर रहे हैं तो वो आता है स्टैटिक्स के अंदर। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसकी प्रॉपर्टीज को हम डील कर रहे हैं तो वो आता है स्टैटिक्स में। समझ में आया, है ना? और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो आता है डायनेमिक्स में। तो हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स। रेस्ट पर है तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्या होगा, डायनेमिक्स। समझ में आया? अब इस डायनेमिक्स में भी दो अलग अलग सब ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। दोनों किसकी सब ब्रांच है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स किसकी ब्रांच, सब ब्रांच है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम रेस्ट एंड मोशन डील करते हैं। रेस्ट वाला पार्ट आता है स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स का मीनिंग ये होता है, स्टैटिक मतलब रेस्ट, डायनेमिक मतलब मोशन। समझ में आया? आया समझ में, है ना? अब डायनेमिक्स में भी दो अलग अलग ब्रांच है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेट दोनों मोशन को डील करेगी, डायनेमिक्स वाली पूरा सब, ये वाला पूरा, ये पूरा मोशन पर रिलेटेड है। तो काइनेटिक्स में भी स्टडी ऑफ मोशन करेंगे, काइनेटिक्स में भी स्टडी ऑफ मोशन करेंगे, दोनों में स्टडी ऑफ मोशन करेंगे। डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक्स में ओनली स्टडी ऑफ मोशन करेंगे बस। मोशन क्या होता है, मोशन कैसा होता है। समझ में आया? मोशन क्यों होता है ये कोई नहीं पूछेगा। मोशन क्यों हुआ, कैसे हुआ। जनरली मोशन किससे होता है, फोर्स से। फोर्स लगाने से मोशन होता है ना। समझ में आया? तो फोर्स के बारे में कोई बात नहीं होगी इस ब्रांच में। कॉज ऑफ मोशन मतलब कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। तो फोर्स के बारे में इसमें कोई बात नहीं होगी इस ब्रांच में, बट इस ब्रांच में होगी।
कॉज ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में, इसमें कॉज ऑफ मोशन डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्टडी ऑफ मोशन तो करेंगे इसमें, बट विदाउट कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम स्टडी मोशन करेंगे विद कॉज ऑफ मोशन। समझ में आया? यस सर। आया समझ में दोनों? तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स, ये जैसे रेक्टिलिनियर मोशन है, ये इसी चैप्टर का पार्ट है, इसी ब्रांच का पार्ट है, काइनेमेटिक्स। तो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर मिला के हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, पूरा एक सिलेबस काइनेमेटिक्स, है ना। स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर मिला के उसमें हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन। समझ में आया क्या? कंस्ट्रेंट मोशन। आया समझ में? हाँ। फिर जैसे फोर्स वगैरह की बातें आने लग जाएगी, कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स, तो वहां से काइनेटिक्स शुरू हो जाएगा, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इट डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्टडी कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हो रहा है उसको, उसकी स्टडी किए बिना मोशन को डील करते हैं। समझ में आया? स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर में हम क्यों मोशन हो रहा है वो बात नहीं करेंगे, वो बाद में समझेंगे एक साथ। समझ में आया? इसमें इट डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद स्टडी ऑफ cause of motion। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, कॉज ऑफ मोशन होता है या तो फोर्स या होता है टॉर्क। फोर्स से ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है और टॉर्क से रोटेशनल, घूमने लग जाता है। दोनों तरह के मोशन के लिए या तो फोर्स चाहिए होता है या टॉर्क चाहिए होता है। समझ में आया क्या? यस सर। लिख लो ये। अब हम देखेंगे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये सब देखेंगे। रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस है। देखो रेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से समझना सब, ठीक है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है सबको, यस सर। यस हाँ? सर। ये ऑब्जेक्ट है, ये अभी ऐसे मूव कर रहा है, तो मैंने बोल दिया है मोशन में। समझ में आया क्या? है ना? और ये मूव नहीं कर रहा है तो मैंने बोल दिया रेस्ट पर है। बट अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। इधर देखो, ये रेस्ट पर है किसके रिस्पेक्ट में? क्या पूरी दुनिया के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है क्या? क्या पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में इज इट एट रेस्ट? नहीं है, पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो ही नहीं सकता है। समझ में आया क्या? ये तो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। आया क्या समझ में? यस सर। यस Yes, sir. जैसे कोई दूसरा प्लानेट है, उस प्लानेट के रिस्पेक्ट में तो अर्थ घूम रही है, तो अर्थ के साथ ये भी घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हाँ। यस सर। Yes, तो sir. पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो ही नहीं सकता है। तो आप कैसे बोल सकते हो रेस्ट पर है? तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि सर ये विद रिस्पेक्ट टू यू, मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, और का नहीं पता हमें। समझ में आया क्या? यस सर। यस Yes. सर। यस सर। रेस्ट को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सबके लिए रेस्ट पर होगा वो, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नो सर। No, sir. समझ में आया? कोई ना कोई ऑब्जर्वर ढूंढना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे रेस्ट या मोशन है। हम सबके रिस्पेक्ट में नहीं बता सकते रेस्ट है या मोशन में। सबके रिस्पेक्ट में ना तो ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट पर होगा ना कभी मोशन में होगा। किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होगा, किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। तो अभी मैं ऑब्जर्वर हूँ और ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ये मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? नहीं। देखो मेरे बिल्कुल नोज के आगे है, बिल्कुल नोज के आगे, है ना। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, अगर किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। समझ में आया?
Yes, sir. तो ये रेस्ट पर होगा। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, अब देखना, अब मुझे देखना, ये पेन यही रहेगा। अब मैं थोड़ा सा ऐसे इधर आ रहा हूँ। बताओ ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है क्या मेरे रिस्पेक्ट में? No, sir. बट ये वहीं के वहीं था, इसको मैंने कुछ नहीं किया, मैं हिल रहा हूं बस। तो मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है या नहीं, बताओ उस केस में? Irrespective, it is in motion. मोशन में है मेरे रिस्पेक्ट में। मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही। देखो अब No. स्टार्टिंग मेरे नोज के आगे था, अब मेरे शोल्डर के आगे आ गया। समझ में आया क्या? तो पोजीशन चेंज हो रही है ना मेरे रिस्पेक्ट में, हो रही है Yes, नहीं हो sir. रही है? तो Yes. जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट को ही मूव होना। अगर ऑब्जर्वर मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर नहीं बोल सकते। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब भी पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की, तो वो मोशन में होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर से बोलना, ये रेस्ट में या मोशन में? मेरे Motion. रिस्पेक्ट में, मेरे फेस के रिस्पेक्ट में। हाँ, Motion. मोशन में। समझ में आया? रेस्ट पर तो कब होगा? ये रेस्ट पर है। अब देखना, मैं भी चल रहा हूँ, ये भी चल रहा है, दोनों एकदम साथ साथ। अब रेस्ट पर है या मोशन में? Yes. मेरे Yes. रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में Rest. रेस्ट पर है। रेस्ट मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही इसकी। अब दोनों चल रहे हैं, पहले तो मैं अकेला चल रहा था। समझ में आया? हाँ, अब मेरे साथ साथ ये भी आ रहा है, ये भी आया मेरे साथ। तो मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? नो No, sir. नहीं कर रहा। तो ये मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर है। देखो फिजिक्स में हर चीज बेसिक से समझना तो इजी लगेगी फिजिक्स, है ना? वरना जनरली ऐसा बोलते हैं कि नीट बायो वाले बच्चों को फिजिक्स थोड़ा टफ लगती है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशंस ज्यादा है तो हम इसको टफ मानेंगे, नहीं। हमने मैथमेटिक्स की अच्छी प्रैक्टिस की है, आगे भी करते रहेंगे, और जहां भी कैलकुलेशन आएगी मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। और प्लस ये बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरे रिस्पेक्ट में। फील करो फिजिक्स को, समझ में आया? विजुलाइज करो इसको। कुछ भी रटना नहीं है, मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा रेस्ट की, उसको रटना नहीं है। ये एग्जांपल याद रखना है, जो मैंने एग्जांपल दिए वो याद रखना है, तो क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तुम कंसेप्ट। ठीक है? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो कहने का मतलब क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ये मेरे रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मेरे सामने का सामने ही है, मैं कहीं भी चल जाऊं ये मेरे सामने ही है, तो ये रेस्ट पर है। समझ में आया क्या? बट ये दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हो सकता है मोशन में, जैसे आप लोगों के रिस्पेक्ट में मोशन में है कि नहीं है? आप तो एक ही जगह पे बैठे हुए हो, बट ये चल रहा है। समझ में आया क्या? हाँ? Yes. तो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, बट आपके रिस्पेक्ट में Motion. मोशन में। समझ में आया क्या? सो Yes, sir. ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो सबके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होगा? नहीं। No. There is nothing like absolute rest or absolute motion. Absolute rest or absolute motion possible ही नहीं है। Rest and motion is the combined property of object and observer. Rest and motion is the combined property of, ये सब मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। Rest and motion is the combined property of object and observer. Object और observer के साथ ही हम rest and motion को डिफाइन कर सकते हैं। अकेले ऑब्जेक्ट को अलग से हम उसका रेस्ट और मोशन डिफाइन नहीं कर सकते विदाउट एनी ऑब्जर्वर। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? ऑब्जर्वर होना जरूरी है, वरना मैं बोलूंगा एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आप पूछोगे सर किसके रिस्पेक्ट में? समझ में आया क्या? तो मुझे ऑब्जर्वर बताना पड़ेगा, मुझे गलत बोलूंगा अगर मैंने ऑब्जर्वर नहीं बोला। अगर मैं बोलूंगा इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो फिर मैं सही बोलूंगा। तो अब से जब भी आप बोलोगे रेस्ट या मोशन, तो आपको भी ऑब्जर्वर बताना पड़ेगा। समझ में आया? Yes, sir. जैसे मान लो एक कार चल रही है, तो आप बोलोगे कार मोशन में, बट वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा आपको, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में। ग्राउंड पर एक कार चल रही है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट, तो ऑब्जर्वर कौन है? ग्राउंड। समझ में आया क्या? या ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई मैन, आया समझ में? हाँ। Yes, बट sir. मान लो उसी कार के साइड में एक और कार चल रही है, वो भी उतनी स्पीड से चल रही है। आया क्या समझ में? ये एक कार दोनों सेम स्पीड से चल रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस ये रेस्ट पर होगा या मोशन में होगा?
रेस्ट रेस्ट क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसके साइड में चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं एक साथ, तो दोनों के बीच में कोई पोजीशन में ऐसे गैप नहीं आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया क्या? हाँ। यस सो मोशन कब बोलेंगे हम? मोशन कब बोलेंगे, रेस्ट कब बोलेंगे? अगर पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो मोशन में नहीं होती है, तो रेस्ट पे। समझ में आया क्या? जैसे Yes, sir. ये मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये मोशन, अभी ये मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो मोशन में नहीं है। समझ में आया? आया Yes, समझ sir. में? यस और अभी ये मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है, ये यहीं के यहीं है, तो ये मोशन में। पोजीशन चेंज हो रही तो मोशन में, पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मोशन में नहीं है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर सो यही डेफिनेशन है। When an object does not change its position with respect to an observer, then it is said to be under rest. वैसे मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? When an object changes its position with respect to an observer, then it is said to be under motion. और मोशन भी किसके? उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, पूरी दुनिया के रिस्पेक्ट में नहीं। आगे भी लिख लो, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और यहां पर भी विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। समझ में आया? फिर मैंने एक दो पॉइंट और बोले थे आपको। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है क्या? No, sir. सर And rest and motion are combined property of object and observer. समझ में आया? लिख लो यहाँ तक। कोई डाउट है डेफिनेशन में रेस्ट एंड मोशन अंडरस्टैंडिंग में? No, sir. सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम रेस्ट एंड मोशन डील करते हैं। तो हमने समझ लिया रेस्ट का मतलब क्या होता है और मोशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और ऑब्जर्वर का क्या होता है। ऑब्जर्वर हो जिसके रिस्पेक्ट में हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हम देखते हैं, वो होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कैन बी एनीथिंग, है ना? ग्राउंड हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई मैन हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, हाँ। अब हम रेस्ट तो डील पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना है मोशन। समझ में आया क्या? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया? सर्कुलर मोशन, बहुत सारे अलग अलग मोशन है, सारे पढ़ लेंगे हम क्लास 11th में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम होती है देखो, सारा लिंक है पूरा एक दूसरे से। जैसे मैथमेटिकल टूल्स हमने जो पढ़ा है वो हर जगह काम में आएगा, आपको पता भी लगेगा, फील भी होगा, यस दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो बहुत जरूरी था, है ना? इसलिए हमने बहुत आराम से बहुत टाइम लगा के पढ़ा उसको। अब जैसे रेक्टिलिनियर मोशन है, ये पूरा बेसिक है मोशन का। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब नाम से समझो, स्ट्रेट लाइन। लीनियर मतलब स्ट्रेट, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन।
तो अभी हम इस चैप्टर में सीधे सीधे चलना सीखेंगे, मोशन मतलब मूव करना विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम प्रोजेक्टाइल, ऐसा वाला किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका वो ऐसे घूम के जाता है ना, हम स्टोन को थ्रो करते हैं। अब अगर आप सोचो कि अगर ये चैप्टर पढ़े बिना आप डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल पढ़ सकते हो क्या? अगर सीधे सीधे चलना नहीं आता है तो वो कैसे चलोगे? समझ में आया क्या? हाँ। Yes. फिर बाद में सर्कुलर कैसे चलोगे? फिर रोटेशनल मोशन कैसे घूमोगे? सारे लिंक है एक दूसरे से। समझ में आया क्या? हाँ। तो Yes, sir. स्टार्टिंग के चैप्टर जितने स्ट्रॉन्ग होंगे बाद में फिजिक्स उतनी इजी लगेगी, वरना जितने इधर वीक हो जाएगा उतना टफ हो जाएगी फिजिक्स। सिंपल सी बात है, पहले से ही बता देता हूँ मैं हर बार, है ना। तो जिन बच्चों को लास्ट में जाके टफ लगने लग जाती है क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट वीक रह जाते हैं और वो कंसेप्ट फिर बाद में आके उनको परेशान करते हैं। समझ में आया क्या? फिर वो सोचते हैं स्टार्टिंग से पढ़ूं क्या दोबारा या क्या करूं, उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए स्टार्टिंग से बेस बनाते हुए चलो। मैं आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना चाहता हूं, तो आप भी उस पर ध्यान दो। समझ में आया क्या? Yes. है ना। लाइटली मत लेना स्टार्टिंग, ऐसा मत सोचना स्टार्टिंग के तो इजी चैप्टर है। हाँ, स्टार्टिंग के थोड़े इजी होते हैं, लेकिन बाद वाले चैप्टर को भी अगर आपको इजी बनाना है तो इन पर कमांड बनानी होगी अच्छे से। समझ में आया? Yes, sir. सो अब लिखो रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। देखो, when a particle moves along a straight line, then its motion is called as रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें मैं एक और इम्पोर्टेंट लाइन लिखा रहा हूँ जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आपको बाद में समझ में आएगी, बट यहीं पे लिखा दे रहा हूँ पहले से, क्योंकि हम रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसकी कंडीशन भी याद होना चाहिए। अभी सिर्फ इसको आप ध्यान में रखना, बाद में समझाऊंगा मैं, क्योंकि अभी आपने ना तो एक्सेलेरेशन पढ़ा है ना वेलोसिटी पढ़ा है, तो उसी की मैं बात करूंगा। फॉर रेक्टिलिनियर मोशन देखो, लेकिन आपने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा है ना? हाँ, sir. हाँ। Yes, sir. सो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन शुड बी कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। एक पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका एक्सेलेरेशन जब वो चल रहा है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो वो हमेशा स्ट्रेट ही चलेगा। हमेशा कैसे चलेगा? Straight. हाँ। सो ये लाइन में लिख रहा हूं यहाँ पे, फॉर रेक्टिलिनियर मोशन velocity and acceleration of particle जो मूव कर रहा है should be कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या? दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे मान लो पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो इधर ही होगी, है ना। अगर इसमें एक्सेलेरेशन भी इधर ही है, समझ में आया, तो ये सीधे सीधे ही जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? हाँ। Yes. या फिर अगर वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, और एक्सेलेरेशन अगर इधर भी हो 180 डिग्री पर भी हो, तो भी सीधे सीधे जाएगा, ऐसे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। समझ में आया? बट अगर Yes. वेलोसिटी ऐसे है और जैसे मान लो एक्सेलेरेशन 90 डिग्री पे लग गई, ठीक है, तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे, ये ऐसे जाएगा। फिर इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला कब होता है? जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं,
समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. वो सीधे सीधे जाता है क्या? No. नहीं, क्योंकि उसका पाथ ऐसा होता है और एक्सेलेरेशन उसके एंगल पर होता है। एक्सेलेरेशन मतलब जी, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस थोड़ा बहुत जितना समझ में आ रहा है लिख के रखो, धीरे धीरे आपको बाद में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन चलने के लिए एक्सेलेरेशन या तो 0 डिग्री पे होना चाहिए मोशन की डायरेक्शन के, या 180 डिग्री पे, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी, चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको वेलोसिटी गिवन है वेक्टर फॉर्म में और एक्सेलेरेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, जैसे आई कैप जे कैप के कैप वाले फॉर्म में, पता है ना, हमने ए वेक्टर बी वेक्टर लिखते थे, ऐसे वी वेक्टर लिखा है और ए पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है वेक्टर फॉर्म में और एक्सेलेरेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में। आपसे पूछा पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? अगर हमें एंगल निकालना आता है दो वेक्टर के बीच का, आता है कि नहीं आता है? हमने पढ़ा था ना पहले, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था ना हमने एंगल निकालना। Yes, sir. Yes. समझ में आया क्या? अगर हमने v, तो हम क्या करेंगे, v वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे। अगर वो 0 डिग्री आया, कितना आया? 0 डिग्री। 180 डिग्री आया तो हम बोल देंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अभी बताया मैंने आपको, आया क्या समझ में? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अगर एंगल 0 नहीं आया, कुछ और आया, तो पैराबोला। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? और अगर एंगल आया 90 डिग्री तो सर्कल होता है, ये सर्कुलर मोशन में बताऊंगा मैं आपको। अगर एंगल वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूसली 90 डिग्री में है तो सर्कल होता है। क्यों? अभी थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान है तो सर्कल में ऐसे घूमता है पार्टिकल, Yes, sir. Yes. है ना? और उसका एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। किधर होता है हम सर्कल में पढ़ेंगे। और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कैसे होगी? टेंजेंशियल। और एक्सेलेरेशन होगा हमेशा रेडियल, सेंटर की तरफ। तो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. समझ में आया? तो थीटा 90 डिग्री आया तो सर्कुलर मोशन, थीटा 0 या 180 डिग्री आया तो स्ट्रेट लाइन मोशन, और कोई एंगल आया तो पैराबोला। आया समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम मोशन की बात कर रहे हैं, रेस्ट मोशन हमने सब देख लिया, रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मोशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, वो हम पता लगाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। दो क्वांटिटी होती है, एक होती है डिस्टेंस और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो लिखो डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस बहुत सिंपल चीज है समझने के लिए भी। अगर आप कहीं से चलना स्टार्ट किए, मान लो आप, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूं, मैं चलना स्टार्ट कर दिया, और मान लो मैं कहीं मुझे जाना है, तो मैं यहाँ से इधर जाऊंगा, फिर बाहर निकलूंगा मेरे घर से, फिर किसी पाथ को लेते हुए किसी रोड पर होते हुए मैं कहीं पहुंच जाऊंगा जहां मुझे जाना है ना? समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो मैंने मेरे मोबाइल में चेक किया, मैंने इतने स्टेप्स चली, या फिर उसमें डिस्टेंस भी बताता है इतने मीटर चला मैं, या इतने किलोमीटर चला। समझ में आया? तो वो मोबाइल ने क्या बताया मुझे कि मैं जिस लेंथ पर गया ना, उस पाथ की लेंथ बताइए। समझ में आया क्या? दैट इज द डिस्टेंस। वो डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। जिस पाथ पे आप जा रहे हो उस पाथ की लेंथ, ऐसा नहीं कोई दूसरे पाथ की लेंथ। जैसे मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के दो रास्ते, दोनों की लेंथ अलग अलग होगी, होगी कि नहीं होगी? है ना? जैसे मान लो एक पॉइंट से यहां से यहाँ जाने का एक रास्ता तो ये है, ये थोड़ा लंबा रास्ता है, और एक ये है। अब आपको अगर ए से बी जाना है, अगर आप इस पाथ से गए तो मोबाइल भी आपको इस पाथ की लेंथ बताएगा, इसकी थोड़ा ना बताएगा, ये वाले पाथ की। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? तो जिस पाथ से आप जा रहे हो उस पाथ की लेंथ डिस्टेंस होती है। ठीक है? इस पाथ से जाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा आएगी, और इस पाथ से जाओगे तो डिस्टेंस कम आएगी। आएगी नहीं आएगी? हाँ। Yes. तो डिस्टेंस क्या पाथ पे डिपेंड करती है?
डिस्टेंस Yes. पाथ पे डिपेंड करती है ना, अभी देखा ना हमने दोनों पाथ पे, जिस पाथ से आप जाओगे उस पाथ की लेंथ होती है डिस्टेंस, और हर पाथ की लेंथ अलग अलग है तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगी, तो डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है। समझ में आया? शॉर्टकट से जाओगे तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करोगे, लॉन्ग कट से जाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। आया समझ में? Yes. हाँ, Yes. बट हम देखेंगे आगे अगली क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, क्यों नहीं करती वो अभी समझाऊंगा मैं। सो पहले तो डिस्टेंस के बारे में लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज द आज बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ एक्चुअल। ये एक्चुअल वर्ड का मीनिंग क्या है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जिस पाथ से जा रहे हैं उसी पाथ का एक्चुअल डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बाय द पार्टिकल। समझ में आया है ना? जैसे ये मान लो ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, ए से बी तक, दोनों में पाथ अलग अलग आएगा, है ना? तो मुझे बताओ ए से बी तक की लेंथ होती है डिस्टेंस, तो मुझे बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है? Scalar. स्केलर। Scalar. ए से बी जाना है, हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है, ये तो लेंथ बताएगा मैं बस। डिस्टेंस हमें बताता है आप कितना चले। डिस्टेंस हमें क्या, मोबाइल में जो आप ट्रैकर देखते हो वो आपको क्या बताता है, कितना चले आप, ये थोड़ा ना बताता है किस डायरेक्शन में चल रहे हो। ये सब समझ में आया क्या? वही चीज डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपको हमेशा ये बताता है आप कितना चले, जैसे कार में भी लगा रहता है ओडोमीटर, है ना? बाइक में भी लगा रहता है, चेंज होता रहता है ना, जैसे से आप कार परचेस करके लाते हो, स्टार्टिंग में 0 से शुरू होता है, धीरे धीरे डे बाय डे वो इंक्रीज होता जाता है। वो क्या बताता है आपकी कार कितना डिस्टेंस चल चुकी है अभी तक। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. तो डायरेक्शन नहीं बताता है वो। सो वही डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस जस्ट ये आपको, डिस्टेंस से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट इतना चला है। समझ में आया क्या? इससे ज्यादा कुछ और मीनिंग नहीं है डिस्टेंस का। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? इट इज पाथ डिपेंडेंट समझ में आया? Yes, sir. अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहेगी या कम भी हो सकती है? Only increase. ओनली इंक्रीज। चाहे वो मुड़ के वापस आ जाए, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगी। जैसे मैं दूसरे रूम में गया, वापस इधर आ गया, तो मेरी डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है। डिस्टेंस तो लेंथ है, चाहे आप यहीं के यहीं घूमते रहो, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। सो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ में आया? विद टाइम। एक और चीज, डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो सकती है? No, sir. No, sir. समझ में आया? Yes. हाँ। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सब पॉइंट कहीं ना कहीं काम में आ जाते हैं ग्राफ वगैरह में। मान लो डिस्टेंस का ग्राफ है नेगेटिव में, तो गलत है, फिर आपको चूज करना होगा। डिस्टेंस नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये मत सोचना है तो सर टाइम पास करा रहे हैं, तो सिंपल चीजें हैं, छोड़ देता हूं मैं। नहीं, ये छोटी छोटी चीजें गलत करवा देती क्वेश्चंस। जब हम ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे, मान लो कोई ग्राफ में डिस्टेंस नेगेटिव है, आपने देखा ही नहीं, तो वो सब देखना पड़ेगा हमें। समझ में आया? फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट Yes, डिस्टेंस sir. इज ऑलवेज पॉजिटिव। हर लाइन का कुछ ना कुछ यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट तो होगी मीटर, ठीक है, एंड सीजीएस यूनिट होगी
सेंटीमीटर। समझ में आया? Yes, sir. डिस्टेंस पे क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, ठीक है? बीच बीच में डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है? अभी हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या मीनिंग है, और डिस्टेंस से हमें क्या समझना था वो हमने समझ लिया। डिस्टेंस हमें लेंथ बताता है, बस इतना ही समझना था। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, Yes, sir. अब ये समझते हैं। इसके लिए हमें इसके वर्ड पर जाना पड़ेगा। ये किस वर्ड से बना है? ये बना है डिस्प्लेस से। समझ में आया क्या? किससे बना है? डिस्प्लेसमेंट। जब मतलब डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल कहीं ना कहीं, तब डिस्प्लेसमेंट काम में आएगा, वरना नहीं आएगा। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे मान लो पार्टिकल घूम के वापस वहीं आ गया, तो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ क्या? No, sir. No, sir. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फिर आया समझ में? Yes, पार्टिकल में जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा? अगर पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। समझ में आया? हाँ। yes, sir. अब मान लो पार्टिकल पूरी दुनिया घूम के ऐसे ऐसे पूरा घूम के, और यहाँ से जस्ट इतना सा आ गया, या इतना पूरी दुनिया घूम के आया, वो सब जगह घूम के यहाँ से फाइनली कहाँ आया? यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? Only from the point जो आगे गया है वो थोड़ा यहाँ से इतना, ये। समझ में आया क्या? Yes. yes, हाँ, वर्ड पे जाओ, वर्ड पे ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल ने अपनी कितनी पोजीशन चेंज की। समझ में आया? yes, हाँ, तो पूरी दुनिया घूम के भी जब वो यही आया तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ ना। डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना होगा। अब ए से बी आया यहाँ पर, तो हमें डिस्प्लेसमेंट में ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने बोला एक पार्टिकल ने अपना 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी पोजीशन से 10 मीटर चला गया, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा किधर गया। जैसे पार्टिकल यहाँ था, है ना? तो 10 मीटर ये इधर भी जा सकता है, 10 मीटर ये इधर भी जा सकता है, 10 मीटर इधर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है 10 मीटर। yes, sir. Yes, sir. समझ में आया क्या? हाँ। Yes, sir. तो फिर आप पूछोगे सर किधर गया डिस्प्लेसमेंट, किधर हुआ 10 मीटर का, ये भी तो बताओ। राइट में हुआ, लेफ्ट में हुआ, टॉप अपवर्ड हुआ, डाउनवर्ड हुआ, किधर हुआ? समझ में आया? ईस्ट में हुआ, वेस्ट में हुआ, नॉर्थ में हुआ, साउथ हुआ। मतलब क्या बताना जरूरी है डिस्प्लेसमेंट के साथ? Direction. डायरेक्शन। तभी तो पता लगेगा पार्टिकल डिस्प्लेस किधर हो रहा है, राइट में, लेफ्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। समझ में आया क्या? Yes, Yes. सो डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? vector. Vector. वेक्टर है। समझ में आया? एक और चीज मुझे बताओ, पार्टिकल ए से भी यहाँ आ गया, अब वो किसी भी पास से आया हो, चाहे ऐसे घूम के आया हो, चाहे सीधे आया हो, चाहे पूरी दुनिया घूम के आया हो, क्या डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा क्या हर पाथ का? No, sir. No, sir. तो बताओ ये पाथ पे डिपेंड करता है क्या? No, sir. No. No. ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो डिस्प्लेसमेंट को फिर कैसे डिफाइन करेंगे हम? ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये तो क्या होती है? आप किसी भी पाथ से आए हो, किसी भी पाथ से आए हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट। चाहे हम यहाँ से चल के यहाँ रुक गए हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट। किसी भी पाथ से आए हो आप। समझ में आया क्या? Yes, सो इट sir. डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? और भी पॉइंट हमने लिखे थे डिस्टेंस में, जैसे फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। बताओ डिस्प्लेसमेंट में ऐसा जरूरी है क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा इंक्रीज होगा मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, या डिक्रीज भी हो सकता है? दोनों हो सकता है. दोनों कुछ भी हो सकता है। इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज, इट कैन बिकम जीरो ऑल्सो, इट कैन बिकम नेगेटिव ऑल्सो। कैसे? जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे इधर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? तो वेक्टर क्वांटिटी में हमने वेक्टर्स पढ़े थे, सारे फंडे लगेंगे यहाँ पे कि इस तरफ आई कैप होता है, इस तरफ माइनस आई कैप होता है, याद है ना? Yes, इस sir. तरफ जे कैप होता है और इधर माइनस जे कैप होता है, ऊपर के कैप होता है और इधर माइनस के कैप होता है। सब याद है ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन। समझ में आया? हाँ, sir. अब पार्टिकल मान लो इधर जा रहा है राइट में, तो पॉजिटिव में जा रहा है, तो इधर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। मान लो 10 मीटर गया तो 10 आई कैप,
समझ में आया? हाँ, फिर 5 मीटर पीछे आ गया, 10 मीटर आगे जाके फिर 5 मीटर पीछे आ गया, तो फाइनली फिर यहाँ से पहले वहां तक गया था, फिर घूम के फिर वापस यहाँ आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा या फिर ये होगा? 5 मीटर। 5 होगा। 5 समझ में आया? तो पहले 10 था, Yes, sir. फिर पीछे आया तो 5 हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. फिर पूरा मान लो पूरा घूम के यहाँ से 10 मीटर चल के फिर वापस 10 मीटर पीछे आके यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। Yes, sir. तो पहले बढ़ रहा था, फिर घूमने के बाद कम होने लग गया, क्योंकि नेगेटिव में जब जाएगा तो फिर माइनस में होगा। समझ में आया? हाँ sir. Yes, sir. तो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज आल्सो, एंड फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट इज कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव आल्सो। मान लो डिस्प्लेसमेंट शुरू से ही पार्टिकल इधर ही गया तो नेगेटिव होगा ना डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर इधर गया तो -10 आई के। समझ में आया क्या? Yes sir. Yes, sir. इधर गया तो 10 आई के, इधर गया तो -10 आई। अगर मान लो 10 मीटर इधर गया और फिर 20 मीटर पीछे चला गया, तो 10 आई कैप तो राइट में था और फिर 20 आई कैप लेफ्ट में था, तो उसको -20 आई कैप बोलेंगे। तो टोटल कितना होगा? 10 आई कैप में -20 आई कैप ऐड करोगे तो कितना आएगा? -10. -10। समझ में आया? Yes, sir. तो इस सारे पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट के लिख लेते हैं, ठीक है। सो क्या क्या लिखेंगे हम इसमें? इट इज द shortest distance between initial position and final position। समझ में आया? जैसे ये A है, ये B है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये S वेक्टर, ये डिस्प्ले लिखो यहाँ तक। Done sir. डन? Yes, sir. हटा दूं? Yes sir. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होगी डायरेक्शन। अगर फाइनल उधर होता, यहाँ होता मान लो, तो ये होती। जिस तरफ फाइनल है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. Yes sir. its direction is always from initial to final point। समझ में आया? थर्ड, it is path independent। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, क्या चलो पहले लिख लेते हैं। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों हो सकता है। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट भी लिखना, displacement can be positive, 0 और नेगेटिव also। समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? No sir. No, No, sir. sir. हो ही नहीं सकता। क्या इक्वल हो सकता है किसी केस में? Yes Yes. sir.
इक्वल तो हो सकता है। अगर मैं ए से बी, यहाँ से यहाँ, मेरा पाथ भी यही था, एक्चुअल पाथ भी यही है, मैं सीधे सीधे गया, मैं पूरी दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे गया, तो मेरी डिस्टेंस भी इतनी आएगी, मोबाइल मुझे इतना ही शो करेगा। समझ में आया क्या? है ना? और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे उस केस में। आया समझ में? Yes. सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये या तो इक्वल होता है या कम होता है डिस्टेंस से। इस लाइन का मीनिंग ये है। समझ में आया क्या? और इसकी एसआई यूनिट अगेन मीटर होगी एंड सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर। समझ में आया? Yes, sir. लिखो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। हमें क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट? पोजीशन में कितना चेंज आया। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? सो हम इसको डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमने देखा था ना? समझ में आया क्या? चेंज इन पोजीशन वेक्टर के इक्वल होता है। जैसे मान लो पार्टिकल P से Q आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा RQ माइनस RP। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चेंज इन पोजीशन आया समझ में? कितना इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही होगा। तो वो होगा ओरिजिन से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ओरिजिन से इस पॉइंट का पोजीशन। पहले भी बताया था ना मैंने आपको निकालना, मैंने बोला था रेक्टेंगुलर मोशन में भी पढ़ेंगे हम इसको। आया समझ में? Yes. ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अब मैं इसको केस के हिसाब से लिख देता हूँ। केस फर्स्ट, कि मान लो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। समझ में आया? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमसे डिस्प्लेसमेंट निकालने को पूछा है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और जेड एक्सिस भी है। मान लो एक पार्टिकल पी पर था, यहाँ के कोऑर्डिनेट गिवन है और क्यू पर आ गया, ठीक है, या फिर ए पर था और बी पर आ गया। अब वो कहीं से भी चल के आया हो। समझ में आया क्या? उसका डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। बी के कोऑर्डिनेट से हम बी का पोजीशन निकाल सकते हैं, आर बी, और ए के कोऑर्डिनेट से हम ए का पोजीशन निकाल सकते हैं, आर ए। निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? Yes, sir. एस वेक्टर क्या है? एस वेक्टर इज Displacement. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। समझ में आया? पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ था और बी पे चला, बी तक गया, तो एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, क्या मैं इसको दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पहले भी बताया था मैंने चेंज इन पोजीशन वेक्टर में। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ट्राइंगुलर रूल लगा के। ये ट्राइंगल बन रहा है ना ये, तो ये वाली वेक्टर प्लस ये वाली वेक्टर दोनों सक्सेसिव साइड्स हैं, Yes, लेकिन sir. ये वो इसके इक्वल होगी ना? हाँ? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ फिर एस वेक्टर क्या आएगा? RB minus. आर बी माइनस आर। आए समझ में? तो यही तो है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इट इज चेंज इन पोजीशन, इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन का वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन का वेक्टर, यही तो लिखा था मैंने यहाँ पर भी। समझ में आया?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लिखो फिर लिखो, इसके आगे बताता हूँ फिर क्वेश्चन कैसे करते हैं। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनली बी पर था तो बी माइनस ए, ये याद रखना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया? चेंज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मैंने डायग्राम से भी समझाया आपको, फिर से कभी कभी जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट लगाना है ये फॉर्मूला। समझ में आया? अब अगर आपको आर बी और आर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है तो हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन पहले से आता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? प्लस आर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 आर बी आर ए कोस 180 माइनस थीटा, याद है ना? Yes, sir. याद है? तो कोस 180 माइनस थीटा क्या था? आर बी और आर ए के बीच का एंगल, आर बी और माइनस आर ए के बीच का एंगल था, है ना? समझ में आया? या फिर कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, डायरेक्ट थीटा लिख दूं। अब ये थीटा कौन सा एंगल है? ये आर बी और आर ए वेक्टर के बीच का एंगल है। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है? या फिर अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे मैंने लिखा ना कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जैसे आपको ए का कोऑर्डिनेट पता है, मान लो x1 y1 z1, और बी का कोऑर्डिनेट पता है x2 y2 z2, तो आर बी वेक्टर को क्या लिखोगे? और आर बी वेक्टर क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और आर ए वेक्टर क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z2 k कैप, होगा कि नहीं होगा? हाँ, sir. तो यहाँ से x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम? आर बी माइनस आर बी करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो डायरेक्ट ऐसे ये आंसर आ जाएगा। जब इसमें से मैं माइनस करूंगा आर बी में से, तो x2 माइनस x1, समझ में आया क्या? आई के प्लस y2 माइनस y1, ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार और लिख रहे हैं बस हम। बोलो, डाउट है क्या कुछ? No, sir. No, sir. और मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना आता ही है। अगर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट वाला फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो ऐसा क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या जिसमें मैं कोऑर्डिनेट दे दूं और आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो? फॉर्मूला है, पुट करना है, वैसा क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है? वो मैंने वेक्टर में करवा रखा है। समझ में आया? तो ये वाला फॉर्मूले से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है या डिस्टेंस मिलती है, बताओ मुझे। Last वाले से distance. इन सबसे डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा आपको, क्योंकि डिस्टेंस तो ये थी, डिस्टेंस तो ये पाथ की लेंथ है, ये हम निकाल ही नहीं सकते ना इस फॉर्मूले से। तो Yes. समझ में आया? हाँ, sir. हाँ, Yes, sir. इस इन किसी फॉर्मूले से डिस्टेंस नहीं मिलने वाली आपको। आया समझ में? Yes, sir. डिस्टेंस उस केस में मिलती है अगर पार्टिकल डायरेक्ट ऐसे ही जाता, तो डिस्टेंस भी उतनी हो जाती थी। आया समझ में? Yes, sir. Yes. तो चैप्टर 1 तो रेक्टिलिनियर मोशन है, उसमें जनरली पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही होती है। आया समझ में? बट इन केस अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो अलग अलग हो जाती है, ठीक है? Yes. क्वेश्चन करते हैं। A particle is moving along a circle of radius r. What is the distance
and displacement of particle when it travels एंगल थीटा। एक सर्कल पर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, सर्कल की रेडियस है r, पार्टिकल ने थीटा एंगल ट्रेवल किया तो उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें बताना है। सॉल्व करो। देखो इधर, देखो ये मान लो इस सर्कल पर एक पार्टिकल चल रहा है, ये मान लो A से शुरू हुआ पार्टिकल और यहाँ B तक आ गया, ठीक है। ये सेंटर पर एंगल कितना बनाया, थीटा। समझ में आया? Yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस है ये तो डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ ऑफ दिस आर्क, है ना? हाँ, sir. Yes. डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ आर्क होगा ना, लेंथ ऑफ आर्क होता है आर एंगल इंटू रेडियस, आर इंटू थीटा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। समझ में आया क्या? रेडियस इंटू एंगल पढ़ा था ना, एंगल होता है डिस्टेंस, लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क होगा रेडियस इंटू एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. हाँ, जैसे थीटा अगर 2 पाई है तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर। समझ में आया क्या? पूरे सर्कल की रेडियस। थीटा अगर π/2 है तो डिस्टेंस हो जाएगा πr/2। थीटा की वैल्यू पुट करो, आया समझ में? हाँ, sir. डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ A से B तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होगा। समझ में आया? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये वाला वेक्टर। आया समझ में? A से B तक का। तो हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो ये B का पोजीशन वेक्टर है RB वेक्टर और A का है RA वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, RB माइनस RA होगा ना। Yes, sir. समझ में आया? हाँ, आया समझ में? और Yes, sir. RB का मैग्नीट्यूड और RA का मैग्नीट्यूड इक्वल है, कितना है, R रेडियस है ना इसका मैग्नीट्यूड। Yes. RB वेक्टर कौन सा वेक्टर है, जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ, RB वेक्टर जो यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड रेडियस के इक्वल है। RA वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड रेडियस के इक्वल है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. तो मैंने आपको बताया था वेक्टर सबट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर, फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था? अरे इसका सोल्व कराया था ना मैंने ये। वैसे फॉर्मूला पूरा लगाओगे तो क्या बनेगा, RB स्क्वायर RB प्लस RA स्क्वायर माइनस 2 RB RA cos theta. 2RB RA cos थीटा। अब यहाँ RB और RA की जगह R लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2R sin थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट भी बताया था मैंने आपको। Yes. अगर RB RA की जगह R लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, 2R sin Or theta. sin theta by 2. ये है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, अगर आपसे बोल, रुको अभी एक साथ लिखना। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पार्टिकल 120 डिग्री चला सर्कल पे कितना चला, 120 डिग्री, तो कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर 120 डिग्री की जगह लिख दोगे 2π/3, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr/3। समझ में आया? और यहाँ पे 120 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा sin 60, sin 60 होता है √3/2, तो डिस्टेंस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा √3r। समझ में आया? तो कुछ भी एंगल गिवन हो हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, कि नहीं बता सकते? हाँ, कि पार्टिकल 74 डिग्री चला सर्कल में, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 74 पुट कर देंगे। आया समझ में? Yes, Yes. sir. लिख लो।
सो हमने केस फर्स्ट देखा, कोऑर्डिनेट्स गिवन हो या पोजीशन गिवन हो, समझ में आया। अब केस 2, डिस्प्लेसमेंट निकालने के अलग अलग टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है। केस 2, इफ सक्सेसिव displacements of a particle are s1, s2, s3 and so on, ठीक है। जैसे हमें गिवन है पार्टिकल पहले s1 इधर चला, फिर s2 इधर चला, फिर s3 इधर चला, समझ में आया क्या। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबका वेक्टर सम, देन टोटल displacement of particle is s vector is equal to s1 plus s2 plus s3 and so on, समझ में आया। हाँ सर। Yes, sir. जैसे मान लो एग्जांपल, ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और समझते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना, ये वेक्टर से ही रिलेटेड है, बट हर चीज हम वेक्टर में पूरा कर लेंगे ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम आगे भी सीखते रहेंगे। वेक्टर्स में सीखने को अभी बहुत कुछ है, और भी कुछ, समझ में आया। जैसे मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, ठीक है। ईस्ट के यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, आई कैप। नॉर्थ के यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, जे कैप। वेस्ट के यूनिट वेक्टर को बोलते हैं माइनस आई कैप, और साउथ के यूनिट वेक्टर को बोलते हैं माइनस जे कैप। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, हाँ सर। डाउट है क्या कुछ, तो सर Yes, sir. नहीं है ना। अब और भी कुछ डायरेक्शन है जिनके यूनिट वेक्टर भी हमें याद कर लेते हैं पहले ही, ताकि दिक्कत नहीं आएगी बाद में। जैसे नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, किसका, नॉर्थ ईस्ट का। मुझे बताओ ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है ना। तो इस डायरेक्शन में किस किस का यूनिट वेक्टर आएगा, ईस्ट का भी आएगा और नॉर्थ का भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट वाले प्लेन में। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आई कैप की वजह से भी आएगा और जे कैप की वजह से भी आएगा। अब आई कैप और जे कैप की वजह से कितना आएगा वो कंपोनेंट लेके पता लगेगा, समझ में आया, आया समझ में। तो अगर मैं यहाँ से आई कैप का कंपोनेंट लूं ऐसे, तो ये आई कैप है तो इधर आएगा आई कैप cos 45, आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. समझ में आया क्या। हाँ, अरे ये आई कैप, ये एंगल 45, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, आई कैप cos 45, समझ में आया। Yes, sir. yes sir. वैसे ये एंगल भी तो 45 है, आए समझ में। तो जे कैप का कंपोनेंट में अगर इधर लूंगा तो जे कैप का कंपोनेंट भी कितना आएगा, ये जे कैप, तो ये आएगा जे कैप cos 45, yes sir. आए समझ में। तो नेट दोनों का कंपोनेंट इधर किधर कितना हो जाएगा, जे कैप cos 45 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके अलोंग दोनों के कंपोनेंट आ रहे हैं, समझ में आया क्या। Yes, sir. तो आई कैप cos 45 होगा I/√2 प्लस जे कैप cos 45 होगा J/√2। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये होगा, समझ में आया, Yes, sir. समझ में आया क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला पार्टिकल 10 मीटर ईस्ट में चला, Sir, can you explain about √2? क्या, √2? मतलब √2 का समझाओ। जोर से बोलो। Sir, I upon √2
मेरे को हाँ। समझा नहीं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। यस सर। तो क्या बन जाएगा? आई कैप cos 45 I/√2, जे कैप cos 45 J/√2। समझ में आया क्या? यस सर। अब आ गया समझ में? यस सर। अरे आई कैप का ये एंगल 45 डिग्री है, तो इस Yes. तरफ कंपोनेंट आएगा आई कैप cos 45, जे कैप का इस तरफ कंपोनेंट आएगा जे कैप cos 45, तो ये बन जाएगा। आया यस समझ सर। में? हाँ। यस सर। तो जैसे मैंने बोला 10 मीटर कोई पार्टिकल ईस्ट में चला तो इसको हम बोलेंगे 10 आई कैप। 10 मीटर वेस्ट में चला तो इसको बोलेंगे, सॉरी नॉर्थ में चला तो इसको क्या बोलेंगे? 10 जे कैप। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना उसको। अगर मैंने बोला 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में चला तो इसको क्या बोलेंगे? 10, और नॉर्थ ईस्ट का यूनिट वेक्टर होता है ये Step upon root I 3. प्लस, समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं। आया समझ में? यस तो सर। मैं सबके यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो मैं हटा देता हूँ। तुम्हें बता ही दिया मैंने कैसा आया है ना? एक बार और बता देता हूँ चलो। मुझे निकालना है नॉर्थ ईस्ट का, एकदम बीच में से जाएगा नॉर्थ ईस्ट, तो ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री होगा, है ना? ये जे के पे, तो इस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आई कैप का आएगा, इसका यूनिट वेक्टर आएगा आई कैप का कंपोनेंट आएगा I/√2, जे कैप का आएगा J/√2, ये आएगा। समझ में आया क्या? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। आया समझ में? Yes, sir. हाँ। वैसे अगर मैं इधर नॉर्थ वेस्ट की बात करूं, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, तो इस तरफ जो यूनिट वेक्टर आएगा आई, ये माइनस आई कैप की वजह से आएगा और एक जे कैप की वजह से आएगा। समझ में आया क्या? इन दोनों की वजह से आएगा इस तरफ, है ना? Yes, तो sir. क्या आएगा? माइनस आई कैप Plus J cap. प्लस Upon जे root कैप 3. अपॉन √2। समझ में आया? Yes, sir. वैसे ही साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में साउथ ईस्ट, ये कौन से डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूनिट वेक्टर याद होना चाहिए। क्या आएगा साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में? इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा, है ना? तो क्या आएगा? आई कैप माइनस जे कैप √2। And root 3. समझ में आया? Yes, sir. साउथ ईस्ट में एक्स कोऑर्डिनेट आई वाला तो पॉजिटिव आएगा बट जे वाला नेगेटिव हो जाएगा, Hmm. और थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब इसमें दोनों नेगेटिव आएंगे। समझ में आया? Yes, sir. इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। ऐसे क्वाड्रेंट वाइज याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कौन सा वाला नेगेटिव? आई कैप वाला। I cap. थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में अगेन आई कैप वाला पॉजिटिव बट जे कैप वाला नेगेटिव। समझ में आया क्या? तो Yes, इसके sir. अलोंग क्या आएगा कोऑर्डिनेट? माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2। समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि सारे एंगल 45 डिग्री पे तो सबके सेम आ रहे हैं, ओनली प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, बना लो। तो जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट के यूनिट वेक्टर निकाले, याद भी होने चाहिए। वैसे किसी और रैंडम डायरेक्शन के भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक जनरल लिखता हूं, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ 30 डिग्री
नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो इस तरफ आई कैप होता है, तो इस तरफ क्या होगा इसका कंपोनेंट, आई कैप cos 30 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हाँ, और इस तरफ जे कैप होता है, तो प्लस लगा के इधर जे कैप का क्या कंपोनेंट होगा, जे कैप cos 60। यही यूनिट वेक्टर है, बस समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. तो किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हो क्या, हाँ सर। बट Yes. सारे याद रखने के पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से याद रखे जा सकते हैं, वो रूट 2 वाले, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, 45 डिग्री वाले। समझ में आया क्या? Yes, sir. याद नहीं भी हो तो उसी टाइम निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, हमें टाइम बचाना है बस, इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया। समझ में आया? जैसे मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल moves 20 meter due east, then 30 meter due north, and finally 30√2 meter due southeast. Calculate total displacement of particle. Total Minus west. देखो S1 कितना है, S1 वेक्टर 20 मीटर ड्यू ईस्ट, तो 20 आई कैप लिख दो इसको, ईस्ट में आई कैप होता है ना। S2 कितना है, 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, ये 30 जे कैप लिख दूं। समझ में आया? Yes, sir. और S3 कितना है, 30√2 साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का क्या होता है, साउथ ईस्ट कौन से क्वाड्रेंट में आता है? I minus j by root 2. हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ईस्ट इधर, साउथ नीचे, इस क्वाड्रेंट में आता है। तो आई वाला तो पॉजिटिव कंपोनेंट होगा और जे वाला नेगेटिव होगा, तो क्या होगा इसका कंपोनेंट, आई माइनस जे अपॉन रूट 2। क्या? हाँ, ये देखो इधर, ये वाला। समझ में आया? साउथ ईस्ट का। Yes, sir. ठीक है, सो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। समझ में आया? S1 कितना है, 20 आई कैप, S2 कितना है, 30 जे कैप, और S3 कितना है, S3 है 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप। समझ में आया? 30 जे कैप से 30 जे कैप कैंसिल आया समझ में? तो आंसर कितना आया, 50 आई कैप, बट ऑप्शन में लिखा होगा 50 मीटर ड्यू ईस्ट। आई कैप मतलब ईस्ट। समझ में आया? पता लगा निहारिका क्या मिस्टेक थी? हाँ सर, मैंने वो -30 लिख दिया। ओके, तो वो -10 बन गया। हाँ। मतलब फिर वो ऑप्शन में 10 मीटर ड्यू वेस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, -10 आई कैप का मतलब भी समझो 10 मीटर ड्यू वेस्ट, वो गलत हो जाएगा फिर। समझ में आया? लिख लो इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं। Next question. A monkey initially moves 3 meter due east, 4 meter due
east, north, and finally it climbs on pole of height 5 meter. Calculate magnitude of its displacement. सॉल्व करो। देखो S1 कितना है, इनिशियली वो 3 मीटर ड्यू इस चला, Okay. तो इसको बोलेंगे 3i कैप, है ना। S2 कितना हुआ, 4J cap. 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो इसको बोलेंगे 4j कैप, है ना। पहले तो ग्राउंड में चल रहा था, इधर गया 3 मीटर, फिर उधर नॉर्थ में गया 4 मीटर, फिर उसके बाद ऊपर पोल पे चढ़ गया 5 मीटर, तो वो कौन सी डायरेक्शन हुई, वो के कैप हुई ना। समझ में आया क्या, Yes. 5 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Yes. अरे समझ में आया, 5 मीटर पोल पे चढ़ा, तो वो नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले प्लेन नहीं, वो उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस में गया। समझ में आया। Yes, sir. सो क्या आंसर आएगा, 3i के प्लस, ये तो वेक्टर फॉर्म में आया, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो रूट 50 मतलब आएगा 5√2 मीटर। समझ में आया। तो ये वहां से लेके पोल तक की शॉर्टेज डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो पहले तो मंकी 3 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया ईस्ट में, फिर 4 मीटर नॉर्थ में गया, फिर 5 मीटर वाले पोल पर चढ़ गया। समझ में आया क्या, 3 मीटर इधर गया, 4 मीटर इधर गया, फिर 5 मीटर इस पोल पे चढ़ गया। तो हमने जो डिस्टेंस निकाली है वो पता है ना क्या निकाली है, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट ये डिस्टेंस निकाली हमने। समझ में आया। Yes, sir. Yes. Sir. दिस इज 5√2 आया समझ में। Yes.